नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन का लूनार मॉड्यूल चांद पर लैंड करता है। इसमें बैठे हैं एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। लैंडिंग के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं चांद पर उतरने के लिए। ये दरवाजा खोलना आसान नहीं था क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़े स्ट्रगल के बाद ये खोलने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर अपने भारी से स्पेस सूट में ये बाहर चांद पर उतरने की कोशिश करते हैं। निकलने की जगह इतनी ज्यादा नहीं थी तो अनजाने में ऊपर से टकराकर लूनर मॉड्यूल का एक टुकड़ा टूट जाता है। इन दोनों को इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है, तो आवाज ट्रैवल नहीं कर सकती, कोई आवाज नहीं सुनाई देती उन्हें। लेकिन ये जो टुकड़ा टूटा था ये एक बहुत ही जरूरी पीस था। ये एक एसेंट इंजन आर्मिंग स्विच था। इस स्विच के बिना इनका लूनार मॉड्यूल वापस से टेक ऑफ नहीं कर सकता था और ये वापस धरती पर नहीं जा सकते थे। लेकिन इस बात से बेखबर नील आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हैं और चांद पर कदम रखते हैं। दुनिया के पहले इंसान बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले। लेकिन क्या सही में ऐसा हुआ था? आज 50 से ज्यादा सालों बाद बहुत से लोग मानने से ही इनकार कर देते हैं कि इंसान चांद तक गए थे। कई लोग थ्योरीज बनाते हैं अपनी और कहते हैं कि ये पूरी चीज अपोलो 11 का मिशन सिर्फ एक दिखावा था अमेरिका की तरफ से। इन्होंने धरती पर ही इस नाटक को फिल्म किया था और दुनिया को जाकर झूठ बोला। नहीं तो ये झंडा कैसे लहरा रहा है चांद पर बिना हवा के? क्या है इस सब की सच्चाई? आइए जानने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 3, 2, 1, 0, all engine running. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a steerable, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. दोस्तों, आप शायद हैरान हो जाएंगे जानकर कि इस अपोलो 11 मिशन को प्लान करने के पीछे असली वजह थी एक वॉर। स्पेसिफिकली कहा जाए तो कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में चलने लग रही थी। दोनों देशों के बीच में स्पेस में जाने की एक रेस चल रही थी। साल 1957 में सोवियत पहला देश बन जाता है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला। इसका नाम था स्पुतनिक और ये पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। अमेरिकन सरकार शॉक हो जाती है देखकर कि सोवियत उनसे आगे कैसे निकल गए। कुछ महीने बाद 1958 में अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है। लेकिन 3 साल बाद 1961 में अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगता है। सोवियत कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन पहले आदमी बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। एक बार फिर से सोवियत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इसके सिर्फ एक हफ्ते बाद जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जॉन एफ कैनेडी, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं 20 अप्रैल 1961 को। वो पूछते हैं उनसे आखिर कैसे हम सोवियट्स को हरा सकते हैं? By putting a laboratory in space or by a trip around the moon? Are we working 24 hours a day on existing programs? If not, why not? Are we making maximum effort? कोई और ऐसा स्पेस प्रोग्राम है जो हम जल्दी से कर सकते हैं जिसकी वजह से ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिले और हम इस रेस में आगे निकल जाएं, जीत जाएं? इसका जवाब इन्हें कुछ ही दिनों बाद मिल जाता है क्योंकि जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि अगला बड़ा कदम होगा इंसानों को चांद पर भेजना। 25 मई 1961 को अपने ये फेमस भाषण में वादा करते हैं दुनिया के सामने कि ये दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर भेज देंगे। और इतना ही नहीं, जो इंसान चांद पर जाएगा उसे सेफली वापस धरती पर लेकर भी आएंगे। Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. बहुत से लोगों के लिए ये एक अनबिलीवेबल अनाउंसमेंट थी। साल 1961 इमेजिन करो दोस्तों, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, जीपीएस की टेक्नोलॉजी तक नहीं थी, कंप्यूटर्स इतने पुराने हुआ करते थे और ऐसे जमाने में ये प्रॉमिस करने लग रहे हैं कि हम इंसानों को चांद तक भेजेंगे। इसके लिए ये अगले 5 सालों में 7 से 9 बिलियन डॉलर्स एडिशनल फंडिंग देते हैं स्पेस प्रोग्राम को। पूरी स्पेस एजेंसी से एक मकसद को पूरा करने के लिए काम पर लग जाती है। कुछ ही महीने बाद टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं उन रॉकेट्स को जिनका ये इस्तेमाल करेंगे धरती से बाहर निकलने के लिए। फिर टेस्टिंग करी जाती है कमांड मॉड्यूल्स की हीट शील्ड्स की, कि कितना वो गर्मी से बचा पाएंगे, सर्विस मॉड्यूल्स के प्रोपल्शन की। 1963 से लेकर 1967 के बीच में कई सारे टेस्ट किए जाते हैं जो कि सारे अनमैन्ड होते हैं, यानी कि कोई इंसान नहीं बैठे होते रॉकेटों में जब ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फरवरी 1967 में ये पहले मैन्ड टेस्ट की प्लानिंग करते हैं, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट में बैठ के ऊपर तक जाएंगे। इस मिशन को नाम दिया जाता है अपोलो 1
लेकिन धरती पर ही हो रहे टेस्ट के दौरान 27 जनवरी 1967 को इनके केबिन में आग लग जाती है और जो 3 एस्ट्रोनॉट्स प्रिपेयर कर रहे थे ऊपर तक जाने के लिए, वो तीनों मारे जाते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद नासा हार नहीं मानता, बल्कि अपने आगे के टेस्ट जारी रखता है। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये सारे मिशंस अनमैन्ड होते हैं फिर से टेस्टिंग के लिए। अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से अटेम्प्ट किया जाता है, इंसानों को बिठाकर स्पेस में भेजा जाएगा और ये सक्सेसफुल रहता है। सिर्फ 2 महीने बाद दिसंबर 1968 में अपोलो 8 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर चांद के पास भेजा जाता है। 3 महीने बाद मार्च 1969 अपोलो 9 मिशन लॉन्च किया जाता है। इसमें लूनार मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है, यानी वो हिस्सा स्पेसक्राफ्ट का जो एक्चुअली में चांद पर उतरेगा। और 2 महीने बाद मई 1969 अपोलो 10 मिशन। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को ऑलमोस्ट हर चीज प्रैक्टिस के लिए कराई जाती है जो अपोलो 11 मिशन में कराई जाएगी, एक्सेप्ट कि वो चांद पर लैंड करे। अब स्पीड देख रहे हो किस तेजी से नासा यहाँ पर एक के बाद एक मिशन लॉन्च किए जा रहा था। हर 2 से 3 महीने के गैप में एक नया मिशन जिसमें नेक्स्ट चीज टेस्ट करी जाएगी। रॉकेट्स की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद तक जाने की टेस्टिंग और इन सारी टेस्टिंग्स के बाद फाइनली जाकर 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया जाता है। 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. इस मिशन का हिस्सा थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। 38 साल के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, कमांड के मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल के पायलट एडविन बज ऑल्ड्रिन। ये 3 नाम इतिहास के पन्नों में रचे जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन तो बड़े फेमस नाम बन जाते हैं, इनको हर कोई जानता है आज के दिन। लेकिन माइकल कॉलिंस को इतना नहीं जाना जाता। क्यों है ऐसा? इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है, आगे आपको बताऊंगा। तो इस अपोलो 11 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था, इसके 3 मेन हिस्से थे दोस्तों, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। पहले 2 को एक साथ रख के CSM बोला जाता है, कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। मकसद ये था यहाँ पर कि जो लूनार मॉड्यूल होगा सिर्फ वही हिस्सा डिटैच होकर चांद पर लैंड करेगा और फिर वापस जाने के लिए लूनार मॉड्यूल को उड़ाकर वापस अटैच किया जाएगा CSM से, जिससे एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस आएंगे। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए एक सैटर्न V5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। लॉन्च से पहले इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन्स केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन लोड किया गया। तो इस पूरे रॉकेट का वजन 30 लाख किलो था। इसकी मदद से ये स्पेसक्राफ्ट गया अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा। ऑर्बिट तक पहुंचने में 10 मिनट से भी कम का समय लगा और फिर अर्थ के ऑर्बिट का करीब 1.5 चक्कर लगाया इन्होंने। फिर इन्हें परमिशन मिल गई मिशन कंट्रोल से। मिशन कंट्रोल धरती पर मौजूद था, उन्होंने कम्युनिकेट करके परमिशन दे दी कि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कर लिया जाए, मतलब धरती के ऑर्बिट से निकलकर मून की ऑर्बिट की तरफ स्पेसक्राफ्ट को ले जा दिया जाए। अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए भी सैटर्न V5 रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया था। इसकी 3री स्टेज थी रॉकेट की। ये सब लॉन्च के 5 घंटे के अंदर अंदर ही हो गया। इसके बाद एक्चुअली में चांद तक पहुंचने में कई दिनों का समय लगा। एस्ट्रोनॉट्स ने इंतजार किया अंदर बैठकर, कभी खाना खाया, कभी सोए, कभी फोटोज खींची अपनी। 19 जुलाई 1969 ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपोलो 11 का स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। यहां पर इसका काम होता है 2 में स्प्लिट हो जाना। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल से अलग हो जाता है। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे माइकल कॉलिंस और स्पेसक्राफ्ट के इस हिस्से को निकनेम दिया गया कोलंबिया। और दूसरी तरफ लूनार मॉड्यूल का नाम था ईगल और इसमें बैठे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। बात यह थी कि जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था, इसका काम था ये चांद के ऑर्बिट में ही बने रहे। सिर्फ लूनार मॉड्यूल अलग होकर चांद पर लैंड करेगा, यानी कि चांद पर कदम रखने का मौका सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन को मिलेगा और माइकल कॉलिंस को नहीं मिलेगा। यही रीजन है शायद कि माइकल कॉलिंस का नाम हर कोई इतना जानता नहीं है। हालांकि वो अपोलो 11 मिशन का पार्ट जरूर थे, लेकिन उन्होंने चांद पर कदम नहीं रखा था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो माइकल कॉलिंस का जो हिस्सा था इस मिशन में, वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बाद में आकर उस लूनार मॉड्यूल को वापस CSM के साथ अटैच होना था। और अगर माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन जिंदा नहीं वापस लौट पाते। अब 8 बजे के करीब लूनार मॉड्यूल चांद पर नीचे उतरने जा रहा था। ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजने लग जाता है, 1202 अलार्म। 1201, Roger, 1201 alarm. अब ना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ना ही बज ऑल्ड्रिन जानते थे कि इस अलार्म का मतलब क्या है। वो मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेट करके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। वो कहते हैं इग्नोर करो, आगे चलते रहो। We're go, same tide, we're go.
बाद में पता चलता है ये 1202 एक्चुअली में वार्निंग थी कि जो अपोलो का गाइडेंस कंप्यूटर था, कंप्यूटर का प्रोसेसिंग सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। लेकिन थैंकफुली डिजाइन ऐसा किया गया था कंप्यूटर का कि जो एसेंशियल प्रोग्राम्स हैं जो मिशन के लिए क्रिटिकल है वो चलते रहे ओवरलोड होने के बाद भी। कंप्यूटर में ऑटोमेटिक लैंडिंग का प्रोग्राम डला हुआ था जो एक्चुअली में चांद के सरफेस पर लूनार मॉड्यूल को ऑटोमेटिकली उतार देता। लेकिन करीब 150 मीटर की हाइट पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंट्रोल खुद से ले लेते हैं। वो नोटिस करते हैं कि ये लूनार मॉड्यूल ऐसी जगह पर लैंड करने जा रहा था जहां बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। लैंडिंग की जगह बदलती है और एक्चुअल लैंडिंग साइट से करीब 4 मील दूर एक और जगह डिसाइड करी जाती है जहां लैंड होगा। 8:16 पर बज ऑल्ड्रिन फ्यूल का इंडिकेटर देखते हैं, सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। 3.5 down, 9 forward, 5%. How many bites? इतने कम फ्यूल को देखकर मिशन कंट्रोल एक काउंटडाउन इनिशिएट कर देता है। ये काउंटडाउन डिसाइड करेगा कि ये लैंड करें या फिर इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाए। Now we're critical fuel state, and that's why the 60-second call was given, and then the 30-second call. फाइनली लिटरली लास्ट मिनट पर सिर्फ 30 सेकंड बचे थे इस काउंटडाउन में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग धरती पर एक रेडियो मैसेज भेजते हैं। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. यानी कि ईगल सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. इस मोमेंट को 650 मिलियन लोग लाइव देखने लग रहे थे टेलीविजन पर। उनके पहले शब्द दुनिया को सुनाई देते हैं। That's one small step for man, one giant leap for mankind. इनके पीछे बज ऑल्ड्रिन भी चांद की जमीन पर अपना कदम रखते हैं और करीब अगले 2.5 घंटे तक ये चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, फोटोज खींचते हैं, कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सेटअप करते हैं। हालांकि ये बात सच है कि कोल्ड वॉर एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ये मून लैंडिंग करी गई। लेकिन क्योंकि मून लैंडिंग करी जा रही थी, इतनी बड़ी चीज थी ये, तो ऑब्वियसली साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ में लेकर गए थे और कई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी थे इस मिशन के। जैसे कि एक टेलीविजन कैमरा सेटअप करते हैं मून पे जो सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सके धरती पर। ये एक डिवाइस लेकर आते हैं अपने साथ जिससे कि सोलर विंड को मेजर किया जा सके जो चांद पर आ रही है। एक ऐसा डिवाइस इंस्टॉल करते हैं जिससे कि लेजर बीम्स धरती पर भेजी जा सके और उन लेजर बीम्स का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट डिस्टेंस बताया जा सके धरती और चांद के बीच। साथ ही साथ एक पैसिव साइज्मोमीटर भी होता है जो चांद पर हो रहे अर्थक्वेक्स को मेजर कर सके। हालांकि उन्हें अर्थक्वेक्स नहीं, उन्हें मूनक्वेक्स कहेंगे। टोटल में 23 किलो पत्थर और मिट्टी का सैंपल ये चांद से कलेक्ट करते हैं और पीछे वहां छोड़ जाते हैं एक अमेरिकन झंडा और एक प्लेट जिस पर लिखा है हियर मेन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून। जुलाई 1969 AD वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। वैसे इस मून लैंडिंग के इवेंट को अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो एक किताब मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पर, मून वॉक। और डिटेल में और बढ़िया तरीके से किताब इसे कवर करती है और इस किताब को आप एज एन ऑडियो बुक सुन सकते हैं ओनली ऑन कुकू FM। कुकू FM को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलेंगी। हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिक्शन, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी आपको यहाँ मिल जाएगी। आमतौर पर इसकी कॉस्ट होती है 399 रुपीज पूरे साल भर के लिए, लेकिन अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे आपको साल भर की कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लूनार मॉड्यूल को करीब 21 घंटे तक चांद पर रहना था। उसके बाद इसे वापस ऊपर जाकर CSM मॉड्यूल से अटैच हो जाना था। लेकिन ऊपर जाने के लिए प्रोपल्शन की जरूरत है जिसके लिए इंजन चाहिए और दोनों नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन इस बात से अनजान थे कि बाहर निकलते वक्त उस इंजन को चलाने के लिए जो स्विच होता है वो स्विच ही टूट गया था। इस चीज की बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। जब वो वापस लौटते हैं अपने लूनार मॉड्यूल में तब वो रियलाइज करते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया है। वो मिशन कंट्रोल को इस डैमेज के बारे में बताते हैं और सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकलता है। स्विच क्या होता है? स्विच बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को वापस जोड़ने का काम करता है। बज ऑल्ड्रिन ने रियलाइज किया कि अगर वो सर्किट टूट गया है तो कोई ऐसी चीज हो जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूं उस सर्किट को वापस जोड़ने के लिए। वो आसपास देखते हैं और उन्हें अपना बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है। वो उस बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं उस सर्किट को वापस जोड़ने के लिए और इंजन को वापस चालू करने के लिए। फाइनली लूनार मॉड्यूल रीअटैच हो जाता है CSM मॉड्यूल के साथ और स्पेसक्राफ्ट को धरती की ओर
मोड़ते हैं इसमें बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स। धरती पर लैंड करने के लिए प्लान था कि कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल अब एक दूसरे से अलग होंगे। सर्विस मॉड्यूल एक्चुअली में अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खतरा ये था कि अगर सर्विस मॉड्यूल ज्यादा खराब हो गया, उसके डिब्री इधर उधर उड़ने लग गए, वो कमांड मॉड्यूल के साथ जाकर टकरा सकते हैं और एस्ट्रोनॉट्स जो बैठे होंगे उसमें वो मारे जाएंगे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए नासा का प्लान था कि सर्विस मॉड्यूल में थ्रस्टिंग होगी जो उसे थोड़ी दूर ले जाएगी कमांड मॉड्यूल से, ताकि वो टकराए ना एक दूसरे से। लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट्स वापस लौट रहे थे धरती पर, तब पता चलता है कि सर्विस मॉड्यूल की थ्रस्टिंग तो काम ही नहीं कर रही। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में बैठे देखते हैं अपने पास सर्विस मॉड्यूल कैसे टूटने लग रहा है, उसके डेब्री इधर उधर उड़ने लग रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि उसके टूटे हुए पीसेस कमांड मॉड्यूल को हिट नहीं करते, कमांड मॉड्यूल सेफ रहता है। एस्ट्रोनॉट्स के मरने का रिस्क इतना ज्यादा हाई था इस मिशन में कि यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने अपनी एक ऑल्टरनेट स्पीच तैयार कर रखी थी इन केस ये एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते। इमेजिन कर सकते हो, लिटरली एक ऑल्टरनेट भाषण। इन्होंने लिखा था इसमें, फेट हैज ऑर्डेन्ड दैट द मेन हु वेंट टू द मून टू एक्सप्लोर इन पीस विल स्टे ऑन द मून टू रेस्ट इन पीस। These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal, the search for truth and understanding. लेकिन thankfully ऐसा होता नहीं। कमांड मॉड्यूल सेफली अर्थ की एटमॉस्फेयर से नीचे आ जाता है, पैराशूट डिप्लॉय करता है और समुद्र में लैंड कर जाता है। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स जिंदा हैं, सेफ हैं। समुद्र में इन एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू शिप्स के द्वारा इवैक्यूएट कर लिया जाता है। ये सही मायनों में एक चमत्कार था कि ये जिंदा वापस लौट कर आ सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मिशन में हर चीज जैसा प्लान करी गई थी वैसे ही हुई। ऑलमोस्ट हर स्टेप पर प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी। इन्होंने उन प्रॉब्लम से सक्सेसफुली डील किया और ये जिंदा वापस बचकर आ सके। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि वापस लौटने के बाद इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को क्वारंटीन किया गया 2 हफ्ते तक। ये किसी भी और इंसान के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि खतरा यह था कि कोई पैथोजेंस हो सकते हैं, कोई ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया जो इन्होंने चांद पर पाए होंगे, वापस धरती पर आकर कोई बड़ी अजीबोगरीब बीमारी हो जाए इन्हें, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक बार फिर से थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपोलो 11 की मून लैंडिंग दुनिया भर के अखबारों में खबर बनती है। जो यूएस के प्रेसिडेंट केनेडी ने कहा था हम दशक खत्म होने से पहले तक इंसानों को चांद पर लैंड करा देंगे, वो नासा ने कर दिखाया। In 1969, the public had little reason to question mankind's historic first step on the moon. After all, the achievement was a celebration of technological supremacy. America had finally won the space race. लेकिन कितने चांस की बात नहीं है कि 1970 में ये डेकेड खत्म हो जाता और 1 साल पहले 1969 में अमेरिका मून तक पहुंच गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोल्ड वॉर में अपना एडवांटेज दिखाने के लिए अमेरिका ने ये एक फेक मून लैंडिंग का ऑपरेशन प्लान किया। कहीं उनका एक्चुअली मून लैंडिंग का मिशन फेल हो गया हो और उन्होंने बैकअप के तौर पर ये फेक मिशन प्लान किया था दुनिया को दिखाने के लिए। ये एक एग्जांपल है दोस्तों बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज का जो बनाई जाती हैं इस मून लैंडिंग के इंसिडेंट को लेकर। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज ऑलरेडी कई बार डिबंक करी जा चुकी हैं। अगर अमेरिका की तरफ से ये एक फर्जी अटेम्प्ट होता दुनिया को बेवकूफ बनाने का, तो सोवियत इसे कभी मानता नहीं। लेकिन द ग्रेट सोवियत इंसाइक्लोपीडिया जो 1970 और 1979 के बीच में पब्लिश हुई थी, उसके 3rd एडिशन में कई बारी इस मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल चीज बताया गया। सोवियत के आर्टिकल्स में कई बार लिखा गया है कि अपोलो लैंडिंग 3rd हिस्टोरिक इवेंट था स्पेस एज का। सबसे पहले स्पुतनिक की लॉन्च 1957 में, दूसरा 1961 में यूरी गगारिन की फ्लाइट और तीसरा मून लैंडिंग। तो सोवियत ने एक्चुअली में इस चीज को एक्नॉलेज किया था। लेकिन फिर झंडे का क्या? जो झंडा चांद पर प्लांट किया गया था वो वेव क्यों करने लग रहा है? चांद पर तो कोई हवा नहीं होती। इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है दोस्तों। जिस झंडे को नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर लेकर गए थे वो स्पेशली डिजाइंड झंडा था। आमतौर पर झंडों में एक लंबी वर्टिकल रॉड डली होती है, लेकिन इस वाले में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी डली हुई थी झंडे के बिल्कुल ऊपर, जिससे कि झंडा हमेशा एक्सटेंडेड आउट रहे। क्योंकि नासा में काम करने वाला हर कोई जानता था कि झंडे को अगर हम चांद पर जाकर प्लांट करेंगे तो वो लहराएगा नहीं, वहां पर हवा नहीं है। इसलिए एक हॉरिजॉन्टल रॉड ऊपर ऐड कर देते हैं ताकि झंडा हमेशा ही फ्लैट दिखे। अब अपोलो 11 के मिशन में एक्चुअली में इस हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो पूरी एंड तक एक्सटेंड नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से एक रिपल दिखने लगा, वेव्स आ गई फ्लैग में, और इसलिए लोगों को लगता है कि ये झंडा लहरा रहा है, लेकिन एक्चुअली में झंडा लहरा नहीं रहा है।
सिर्फ उन वीडियोस में आपको झंडा लहराता हुआ दिखेगा जहां पर एस्ट्रोनॉट्स इसे पकड़कर हिलाने लग रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ये एल्यूमिनियम की रॉड्स थी झंडे में और वो स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रही थी, तो बहुत थोड़ी देर के लिए झंडा हिलता और फिर एब्सोल्युटली स्टिल रह जाता। एक तीसरी बड़ी पॉपुलर थ्योरी यहां पर उठाई जाती है कि जो फोटोज यहां पर नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन ने ली है, इन फोटोज में कोई स्टार्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे। इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है। एक्चुअली में मून लैंडिंग दिन के समय में हुई थी, ऐसे टाइम में जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ने लग रही थी और जो व्हाइट कलर के स्पेस सूट्स पहने हुए थे एस्ट्रोनॉट्स ने, वो भी काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लग रहे थे। तो उस जमाने के कैमरास कोई इतने बड़े हाई प्रोफेशनल तो नहीं होते थे। वैसे आज के दिन भी जितने फोन के कैमरास हैं, उनसे अगर आप कोई रात के समय में फोटो खींचने की कोशिश करोगे जिसमें फ्लैश जल रहा हो, तो पीछे स्टार्स नहीं दिखेंगे आपको फोटोज में। एक और थ्योरी यहां पर उठाई जाती है शैडोज को लेकर कि ये शैडोज इतनी इधर उधर क्यों हो रखी हैं। लोग यहां पर आर्ग्यूमेंट उठाते हैं क्योंकि ये हॉलीवुड की तरह फिल्म बनाई जा रही थी, तो कोई सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं था, इसलिए ये शैडोज इतनी इधर उधर होकर दिख रही हैं। लेकिन रियलिटी में एक्चुअली में सन ओनली सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। जो चांद का सरफेस था वो भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लाइट एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो इतनी ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करने लग रहा था। इसकी वजह से लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर करी और शैडोज इतनी अजीबोगरीब बनी। एक और सवाल यहाँ पर उठाया जाता है, एक बज ऑल्ड्रिन की फोटो जो नील आर्मस्ट्रांग ने ली है, उसमें नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन दिखने लग रही है, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई कैमरा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कैमरा उन्होंने हाथ में नहीं पकड़ा था, बल्कि कैमरा उनके सूट में ही माउंटेड था और वो वहीं से ही कंट्रोल कर सकते थे। और फिर वो वाली फोटोज किसने ली जब नील आर्मस्ट्रांग लूनार मॉड्यूल से नीचे उतर रहे थे? तो इसका जवाब भी सिंपल है, वहां लूनार मॉड्यूल में मल्टीपल कैमराज मौजूद थे। लेकिन इन सब फर्जी थ्योरीज से हटकर अगर हम एक्चुअल क्रिटिसिज्म की बात करें, ऐसा नहीं था दोस्तों कि मून लैंडिंग के बाद हर कोई तालियां बजाने लग रहा था, वाह नासा कितना अच्छा कर दिया। बहुत से लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया नासा का और अमेरिकन सरकार का मून लैंडिंग के बाद। एक्चुअली मून लैंडिंग होने से पहले भी कई लोग क्रिटिसाइज करने लग रहे थे इस चीज को। जनवरी 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बताया कि जितना पैसा चांद पर जाने के लिए स्पेंड किया जा रहा है, इतने पैसे से करीब 120 यूनिवर्सिटीज बन सकती हैं जो हार्वर्ड के साइज की होंगी। मतलब क्या हमें इतना पैसा चांद पर जाने के लिए स्पेंड करना चाहिए, या फिर हर यूएस की स्टेट में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खोल दें, उस पर हम पैसा स्पेंड करें। बेसिकली मेन पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ये था कि देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की, इनकम इनइक्वालिटी की, और उस समय अमेरिका वियतनाम वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने लग रहा था, तो क्यों इस पर इतना पैसा बर्बाद किया। लेकिन असलियत में मून लैंडिंग के कई ऐसे छुपे हुए फायदे निकले जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स में एडवांसमेंट्स। 1962 में माइक्रोचिप्स को निकले हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और IBM ने डिसाइड किया था कि अर्ली 1960s में वो अपने कंप्यूटर्स में इन चिप्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे। Here is a packaged integrated circuit. Inside this package is a chip of silicon which provides the electrical equivalent of many transistors, resistors and diodes, all interconnected to provide the desired function. लेकिन नासा की तरफ से इतनी डिमांड आने लगी इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने के लिए, तो IBM ने इस पर काम करना शुरू किया और क्योंकि इतनी डिमांड थी, इसका प्राइस 90% से नीचे गिर गया अगले 5 सालों में। ऐसे ही नासा ने बेसिकली टेस्ट किया कि हम क्या कंप्यूटर्स पर रिलाई कर सकते हैं इंसानों की जिंदगियों के लिए। अगर एस्ट्रोनॉट्स चांद पर होकर आ सकते हैं इन कंप्यूटर चिप्स पर रिलाई करते हुए, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो ऑब्वियसली रिलाई कर ही सकते हैं इन कंप्यूटर चिप्स पे। टेक्नोलॉजी की ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई इस मून लैंडिंग के बाद। लेकिन फिर भी अपोलो 11 मिशन के सिर्फ 3 साल बाद दिसंबर 1972 में आखिरी मून मिशन किया जाता है अपोलो 17, और तब से लेकर अब तक दोस्तों ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। इन 50 सालों में कोई भी और इंसान चांद पर नहीं गया है। ये शायद से एक सबसे बड़ा प्रूफ है इस चीज का कि अपोलो प्रोग्राम कितना महंगा था। 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था। टोटल कॉस्ट तब पड़ी थी इसकी $24 बिलियन। आज के दिन के डॉलर्स में ये $100 बिलियन से ज्यादा की कॉस्ट है। शुरुआत में सिर्फ जर्नलिस्ट इसे क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन 1972 तक आते आते आम जनता की भी जो फैसिनेशन थी नासा को लेकर, मून को लेकर, वो खत्म हो गई थी। जैसे जैसे वियतनाम वॉर आगे चलती रही, देश में आम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. उनको ये स्पेस प्रोग्राम एक बहुत बड़ा पैसे की वेस्टेज लगा। हालांकि नासा ने प्लान्स बनाए थे अपोलो 20 तक मिशंस करने के, लेकिन पॉलिटिशियंस को जनता की सुननी पड़ी और स्पेस प्रोग्राम पर जितना पैसा खर्च किया जा रहा था उसे कट डाउन करना पड़ा।
दिसंबर 2017 में फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो फंडिंग बढ़ाएंगे जिससे कि चांद पर लोगों को वापस भेजा जा सके 2024 तक। Been returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use this time. लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल ली और कहा कि नासा को चांद पर नहीं बल्कि मार्स पर फोकस करना चाहिए। लेकिन 50 साल बाद जाकर आज के दिन नासा ने अब फिर से प्लान बनाया है लोगों को चांद पर भेजने का। इनका नया आर्टेमिस प्रोग्राम फिर से अनमैन्ड रॉकेट्स के साथ टेस्टिंग करी जाएगी, लेकिन नासा का प्लान है कि 2025-26 तक वो पहली औरत को चांद पर भेजेंगे और उसके बाद वो कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को भी चांद पर भेजा जाएगा। एक बात तो शायद पक्का कही जा सकती है कि इस दशक के खत्म होने से पहले हम दोबारा से इंसानों को चांद पर देखेंगे। वीडियो पसंद आया और स्पेस रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बनाए हुए हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।